नमस्कार। आज हम बात करेंगे गांधी के हरिजन प्रेम पर। गांधी की हरिजन कॉलोनियों की यात्रा और गांधी के द्वारा दलितों डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान के लिए जो कार्य किया जा रहा था, उन कार्यों का आकलन और गांधी जी के विचारों और कामों में विविधता या समानता थी या नहीं, इस विषय पर इस पे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो स्किप नहीं करिएगा। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ पूना फैक्ट समझौता हम सब अच्छे से जान रहे हैं। इस समझौते के तहत क्या हुआ था, किस तरह दबाव डाला गया और किस तरीके से बाबा साहब की डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की जो डिमांड थी उसको रोकने के लिए गांधी आमरण अनशन पर बैठे। मजबूरी में विवश होकर के नम आँखों और कांपते हाथों के साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूना पैक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया और इसी का 1933 में नाम बदल करके अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ रखा गया। इसी हरिजन सेवक संघ के बैनर तले महात्मा गांधी ने पूरे भारत में हरिजन बस्तियों की कॉलोनियों की यात्राएं की। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए गांधी जाति के खिलाफ नहीं थे, गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जातियों से छुआछूत को, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए हरिजन सेवक संघ का गठन किए थे और इसके तहत गांधी ने एक हरिजन के नाम से अखबार भी निकाला था। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में और हरिजन अखबार अंग्रेजी में आता था। गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जाति के लोगों के लिए करना शुरू किया था। गांधी के कथन के अनुसार हरिजन का मतलब होता है हरि का जन, यानी कि भगवान की संतान। गांधी की हरिजन कॉलोनियों की यात्रा यानी कि दलित कॉलोनियों की यात्रा और दलितों के प्रति प्रेम या उनके उत्थान का संघर्ष वास्तविक या पॉलिटिकल ड्रामा, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जब गांधी अफ्रीका में थे, अफ्रीका में एक आंदोलन में भाग लिए और जेल गए। हम उस वृत्तांत का जिक्र यहाँ पर करेंगे। 1906 में ब्रिटिश हुकूमत ने ट्रांसवाल एसोटिक अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके तहत जिनके पास अंगूठा लगा हुआ पहचान पत्र होता था उन्हीं को व्यापार की अनुमति होती थी। जिनके पास पहचान पत्र नहीं होता था उनको जो है वहाँ से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता था और उसके खिलाफ कोई अपील का भी प्रावधान नहीं था। इसके बगावत में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया, साथ रहे, मजबूती से लड़े और गांधी उस आंदोलन में जेल गए। गांधी ने 16 वर्ष जो अफ्रीका में बिताए उसको लेकर के इंडियन ओपिनियन में 16 जनवरी 1909 में अपने जेल के दूसरे अनुभव के बारे में लिखा। गांधी लिखते हैं, मुझे ऐसे जेल की कोठरी में बिस्तर दिया गया जहां ज़्यादातर काफिर कैदी बीमार पड़े थे। मैंने बड़े दुख और डर से रात बिताई। भगवत गीता का पाठ किया जो मैं अपने साथ लेके गया था। मैंने वे श्लोक पढ़े जिनका मेरी स्थिति से संबंध था और ध्यान लगाया। आखिरकार मैं खुद को शांत करने में कामयाब रहा। मेरे असहज होने का कारण काफिर और चीनी कैदी थे जो जंगली थे, हिंसक थे और अश्लीलता में डूबे हुए थे। वह चीनी सबसे खराब लगता था। वह मेरे पलंग के नज़दीक आया और उसने मुझे बड़े गौर से देखा। मैं बिना हिले डुले चुपचाप पड़ा रहा। फिर वह एक काफिर की ओर चला गया जो बिस्तर में लेटा पड़ा था। दोनों ने अश्लील चुटकुलों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे के गुप्तांगों को उघाड़ते हुए। मैं अपने मन में
दृढ़ संकल्प ले चुका था एक आंदोलन करने का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कैदियों को काफिर या अन्य कैदियों के साथ न रखा जाए। हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि उनके और हमारे बीच में कोई भी समान आधार नहीं है। इसके अलावा जो लोग एक ही कमरे में सोने की इच्छा रखते हैं, जैसे वे उन सभी की मंशा बुरी है। जेल के अंदर से ही गांधी ने भारतीय कैदियों के लिए अलग से सेल की, अलग से पलंग, अलग से कंबल और अलग से उनके अनुसार खाने पकवान आदि की डिमांड शुरू कर दी थी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि गांधी काफिर जो है अफ्रीका के मूल निवासियों को संबोधित कर रहे थे। अब ये आपने एक नज़रिया देखा गांधी का। अब हम गांधी का अफ्रीका के संबंध में दूसरा नज़रिया आपको दिखाते हैं। 1928 में अफ्रीकन और भारतीयों के लिए अलग अलग शिक्षा के प्रावधान पर गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गांधी लिखते हैं कि भारतीयों की अफ्रीकियों के साथ इतनी अधिक समानता है कि वे उनसे अलग होने की सोच भी नहीं सकते। अफ्रीकियों की सक्रिय सहानुभूति और दोस्ती के बिना वे ज़्यादा समय नहीं रह सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कभी भारतीयों ने अफ्रीकी बंधुओं के प्रति श्रेष्ठता का रवैया अपनाया हो। यह एक त्रासदी होगी यदि ऐसा कोई आंदोलन वहाँ बसे भारतीयों के बीच पनपे। पहले जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी उसमें गांधी अफ्रीकन्स को काफिर बोल रहे हैं और भारतीयों और अफ्रीकन्स में किसी भी समानता को खारिज कर रहे हैं। वहीं दूसरी प्रतिक्रिया में गांधी जो है अफ्रीकन्स और इंडियंस को एक तरीके से भाई बता रहे हैं, तमाम तरह की समानताएं आपस में बता रहे हैं और अलग अलग शिक्षा व्यवस्था की मांग का विरोध कर रहे हैं। जबकि गांधी 20 साल पहले उसी अफ्रीका में उन्हीं अफ्रीकन्स के साथ जेल में रहने को लेकर के विरोध दर्ज करा चुके हैं। अफ्रीकन्स का जो वहाँ का खाना था, मक्के के आटे का जो रोटी वगैरह होती थी, उसको खाना पसंद गांधी ने नहीं किया और भारतीयों के लिए घी लगा हुआ चावल की मांग की और उनके साथ उनके कंबल से या बिस्तर को शेयर करना भी गांधी ने पसंद नहीं किया। लेकिन वहीं पर दूसरी प्रतिक्रिया गांधी की जो है वो कुछ इस तरह की है कि अफ्रीकन्स और इंडियंस में जैसे एक ब्लड का रिश्ता हो। इस तरह की प्रतिक्रिया एक ही क्षेत्र के लोगों के प्रति दो अलग अलग विचार गांधी के यहाँ आपने देखे। 1924 में बायकाम सत्याग्रह हुआ त्रावणकोर केरल में। महादेव मंदिर के जो आसपास का मार्ग था उसको उस पर सार्वजनिक रूप से सभी को निकलने की अनुमति को लेकर के एक आंदोलन हुआ जिसको बायकाम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उस आंदोलन का नेतृत्व जॉर्ज जोसेफ कर रहे थे जो एक गांधीवादी नेता थे और ईसाई थे। लेकिन गांधी ने जॉर्ज जोसेफ का ये कहते हुए विरोध किया कि जॉर्ज जोसेफ ने हिंदू धर्म के आंतरिक मामले में दखलंदाजी करके गलत किया है। और वहीं पर कुछ समय पहले जब मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने खुद किया था तो उस समय गांधी को ये विचार नहीं आया कि वो मुसलमानों के आंतरिक धार्मिक मामले के अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं। इसके बाद जॉर्ज जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया और जब वहाँ तनाव बढ़ा तो 1924 27 मई को गांधी जी का संदेश लिखकर के सी राजगोपालाचारी जो कांग्रेस नेता और गांधी के खास थे वो बायकाम गए और वहाँ उन्होंने गांधी की तरफ से एक भाषण दिया। मैं वो यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बायकाम और किसी अन्य स्थान के लोगों को इस डर को निकाल देना चाहिए कि महात्मा जी यानी कि गांधी जी महात्मा जी जाति का खात्मा चाहते हैं। महात्मा जी जाति व्यवस्था का खात्मा नहीं चाहते हैं बल्कि अस्पृश्यता का खात्मा चाहते हैं। महात्मा जी की इच्छा नहीं है कि आप लोग थिया या पुलिया यानी कि अछूत जातियों के साथ बैठकर भोजन करें। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें दूसरे मनुष्यों के नज़दीक जाने और उन्हें छूने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार
जैसे आप एक गाय या घोड़े के नजदीक जाकर उन्हें छूते हैं। महात्मा जी आपसे यही चाहते हैं कि आप तथाकथित अछूतों को उसी नजरिए से देखें जैसे आप गाय और कुत्ते और अन्य हान रहित पशुओं को देखते हैं। ये 27 मई 1924 को बायकाम में सी राजगोपालाचारी गांधी के खास और कांग्रेस के नेता ने गांधी का संदेश बायकाम के विशेषाधिकार प्राप्त हिंदुओं को जाकर के एक सार्वजनिक भाषण के दौरान दिया था। गांधी की हरिजन यात्राओं का और अस्पृश्यता के खिलाफ जो अभियान था उसको लेकर के गांधी खुद कितना क्लियर थे इसको समझ लेते हैं। और एक दो घटनाएं जो हैं जो शायद है बहुत कम लोगों को पता होगी, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। असल में 1910 में एक पंजाबी खत्री हिंदू जो सुधारवादी थे जिनका नाम लाला मुल्कराज भल्ला था, उन्होंने सभी वाल्मीकियों को धर्म दीक्षा दिलाकर के धर्म में वापसी की और वहाँ से वो सभी सामूहिक रूप से वाल्मीकि जो भंगी समाज के लोग थे वाल्मीकि कहलाने लगे। गांधी ने तत्काल ही वाल्मीकियों को लपक लिया और अपनी हरिजन यात्रा का विंडो शो बना दिया। 1946 में गांधी जब एक वाल्मीकि कॉलोनी में पहुंचे तो उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही आधे से ज़्यादा कॉलोनी के निवासियों को बाहर खदेड़ दिया गया और पुराने झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। उनकी जगह पर नए झोपड़े बनाए गए और खस्ती चटाइयाँ झोपड़ियों के द्वार पर लगाई गई और उनको पानी छिड़क करके लगातार उनको गीला रखा गया। रास्ते की साफ सफाई की गई, नया पथ बनाया गया और मंदिर की रंगाई पुताई की गई। ये गांधी की यात्रा का वृत्तांत है जब वो उस कॉलोनी में पहुँचे, ताकि गांधी को बदबू नहीं आए, गांधी को ठंडक मिलती रहे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये किया गया। विद्वान विजय प्रसाद द्वारा लिखे वाल्मीकि श्रमिकों के इतिहास में उनका कहना है कि जब गांधी जी ने मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि कॉलोनी की 1946 में यात्रा की तो उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ भोजन करने से मना कर दिया। गांधी ने कहा कि आप मुझे बकरी का दूध भेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी आपको कीमत दूंगा अगर आपको स्वीकार हो तो, और यदि आप मुझे खाना खिलाने के इतने इच्छुक हैं तो फिर आप हमारे यहाँ आकर के खाना पका कर के हमें खिला सकते हैं। जब एक दलित ने गांधी को सूखा मेवा दिया तो गांधी ने वो मेवा अपनी बकरी को ये कहते हुए खिला दिया कि मैं आपका मेवा बाद में बकरी के दूध में से खा लूँगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गांधी भले ही हरिजन यात्राएं कर रहे थे या दलितों के सुधार की बात कर रहे थे, दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे, लेकिन गांधी का खुद का नजरिया दलितों के प्रति तिरस्कारपूर्ण था। गांधी जब भी दलितों के बीच जाते, वाल्मीकियों के बीच जाते तो उन्हें जो है उनका जातीय पेशा पकड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते, उससे घृणा न करने की वकालत करते। इसको लेकर के हम गांधी का एक भाषण जो 8 जनवरी 1925 को भावनगर काठियावाड़ के राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण गांधी ने दिया था, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे किसी पद की लालसा है तो उसका नाम है भंगी। गंदगी की सफाई एक पवित्र कार्य है जिसे एक ब्राह्मण के साथ साथ एक भंगी भी कर सकता है। ब्राह्मण इसके पवित्र होने के ज्ञान बोध के साथ करता है और भंगी बिना बोध के। मैं दोनों का ही आदर और सम्मान करता हूँ। दोनों में से किसी की भी अनुपस्थिति में हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा। मुझे सेवा का मार्ग पसंद है, इसलिए मैं भंगी होना पसंद करूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सहभोज या अंतर्जातीय विवाह के लिए नहीं कह रहा। तुम्हें मैं परामर्श दे भी कैसे सकता हूँ, ये गांधी ने कहा था। जबकि 1946 में एक वाल्मीकि कॉलोनी की यात्रा के दौरान गांधी ने खुद जो है वाल्मीकियों के साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया था। ये हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। पुष्टि के लिए रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, एक था डॉक्टर, एक था संत पुस्तक का।